नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना के बाद देश में ब्लैक फंगस का कहर, 14 राज्यों में महामारी घोषित। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण की महामारी से जूझ रहा भारत अब म्यूकर माइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस की चपेट में आता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में ही इस बीमारी ने हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। अभी तक हरियाणा, गुजरात, यूपी और पंजाब समेत करीब 14 राज्यों में इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया गया है। दोस्तों ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा केस गुजरात में हैं। यहां 2281 लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में 2000 मामले, आंध्र प्रदेश में 310 मामले, मध्य प्रदेश में 720, राजस्थान में 700, कर्नाटक में 500, दिल्ली में 197, यूपी में 124, तेलंगाना में 350, हरियाणा में 250, पश्चिम बंगाल में 6 और बिहार में 56 मामले अब तक इस महामारी के सामने आ चुके हैं। दोस्तों आज पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक अस्पताल में इलाज के दौरान एक 32 वर्षीय महिला की ब्लैक फंगस से मौत हो गई। कोरोना के मरीजों में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, यूपी, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, ओडिशा, बिहार, चंडीगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना समेत करीब 14 राज्यों में इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया गया है। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो राज्य किसी बीमारी को महामारी घोषित कर देते हैं फिर उन्हें केस, इलाज, दवा और बीमारी से होने वाली मौत का हिसाब रखना होता है। साथ ही सभी मामलों की रिपोर्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर को देनी होती है। इसके अलावा केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR की गाइडलाइन का पालन करना होता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एलोपैथी पर रामदेव की कथित टिप्पणी को लेकर IMA नाराज, महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग। जी हां दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव के कथित वायरल वीडियो जिसमें वे एलोपैथी दवाओं को लेकर टिप्पणी करते दिख रहे हैं को लेकर डॉक्टरों की शीर्ष संस्था IMA ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। IMA ने कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने एलोपैथी के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयान दिए जो वैज्ञानिक दवाओं की छवि बिगाड़ रहे हैं। डॉक्टरों की शीर्ष संस्था IMA ने एक बयान में कहा कि रामदेव पर महामारी रोग कानून के तहत मुकदमा चलना चाहिए क्योंकि अशिक्षित बयान देश के शिक्षित समाज के लिए एक खतरा है और साथ ही गरीब लोग इसका शिकार हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो का हवाला देते हुए IMA ने कहा कि रामदेव कह रहे हैं कि एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। उन्होंने यह भी कहा कि एलोपैथी की दवा लेने के बाद लाखों लोगों की मौत हो गई है। IMA ने कहा कि रामदेव ने दावा किया कि भारत के कंट्रोलर जनरल ऑफ मेडिसिन द्वारा स्वीकृत रेमडेसिविर, फेविफ्लू और अन्य दवाएं कोविड-19 मरीजों के इलाज में विफल हो गई है। IMA ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो खुद आधुनिक चिकित्सा एलोपैथी के डॉक्टर रह चुके हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रमुख हैं, वे या तो इन सज्जन की चुनौतियों को स्वीकार करें, आरोपों को स्वीकार करें और आधुनिक चिकित्सा की सुविधा भंग कर दें या ऐसी अवैज्ञानिक बातों से लाखों लोगों को बचाने के लिए उन पर महामारी कानून के तहत मुकदमा दर्ज करे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिपोर्ट में दावा, संक्रमण से ठीक होने वाले 96% मरीजों में 1 साल बाद भी मौजूद रही एंटीबॉडी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस को हराने वाले मरीजों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। जापान की योकोहामा सिटी यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी के बाद दावा किया है कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले 96% मरीजों में 1 साल बाद भी एंटीबॉडी मौजूद रही। जापानी क्योदो न्यूज एजेंसी के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने पिछले साल संक्रमित हुए करीब 250 लोगों पर यह स्टडी की। इन सभी लोगों की उम्र 21 से 78 साल के बीच है और ये सभी पिछले साल फरवरी से अप्रैल के बीच कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। स्टडी में पाया गया है कि जिन मरीजों में कोरोना के ज्यादा लक्षण पाए गए थे उनमें 1 साल बाद भी एंटीबॉडी मौजूद रहे, जबकि जिनमें थोड़े या बिल्कुल भी लक्षण नहीं रहे ऐसे 97% मरीजों में 6 महीने तक एंटीबॉडी मौजूद रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली के सभी दवाखानों को कोरोना की जरूरी दवाओं का स्टॉक दुकान के बाहर लिखना होगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना के इलाज में काम आने वाली जरूरी दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए आज बड़ा फैसला लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में सभी दवा की दुकानों को अपनी दुकान के बाहर कोरोना के इलाज में काम आने वाली जरूरी दवाओं के स्टॉक के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया है। यह आदेश दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की तरफ से जारी किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के निर्देश पर दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने यह आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत दिन में 4 बार सभी दवा दुकानदारों को इन
इन दवाओं के स्टॉक के बारे में जानकारी अपडेट करनी होगी। साथ ही इन दवाओं की MRP भी डिस्प्ले करनी होगी। सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम 6 बजे और रात को 9 बजे दवा के बारे में अपनी दुकान के बाहर अपडेट जानकारी डिस्प्ले करनी होगी। इन आदेश की अवहेलना हुई तो इसका उत्तरदायी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन होगा। जो भी मेडिकल स्टोर इन आदेशों को नहीं मानेगा उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोवैक्सीन लगाने वालों की विदेश यात्रा पर फिलहाल रोक। WHO का यह नियम आया आड़े। जी हां दोस्तों, दुनिया के कई देश कोरोना वैक्सीन पासपोर्ट पर काम कर रहे हैं। इसी बीच कई देशों ने टीका प्राप्त यात्रियों के लिए नई नीति की घोषणा कर दी है। वहीं कुछ देश जल्द ही नए नियमों का ऐलान करने वाले हैं। ऐसे में अगर दोस्तों आप भारत में बनी स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन लगवा रहे हैं या फिर आपने लगवा ली है तो यह आपके लिए चिंता की बात है और आपके लिए ही यह खबर है। दरअसल दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वैक्सीन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग EUL में शामिल नहीं है। इसलिए इस वैक्सीन को लगवाने वाले लोगों की विदेश यात्रा पर रोक लग सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कई देश उन्हीं वैक्सीन को अनुमति दे रहे हैं जिन्हें वहां के सरकारी रेगुलेटर्स की मंजूरी दी जा चुकी है या फिर वे यात्री WHO की सूची में शामिल हों। फिलहाल इस सूची में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII की कोविशील्ड, मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनिका, जॉनसन एंड जॉनसन और सिनोफार्म का नाम शामिल है। जिन लोगों ने यह वैक्सीन लगवाई है वे लोग आराम से विदेशों में बेहिचक यात्रा कर सकते हैं, लेकिन कोवैक्सीन लगवाने वाले लोगों पर अड़चन आ सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडियन क्रिकेट टीम को राहत। भारतीय खिलाड़ी इंग्लैंड में सिर्फ 3 दिन सख्त क्वारंटाइन में रहेंगे। टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले 12 दिन प्रैक्टिस कर पाएगी टीम इंडिया। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड दौर से पहले टीम इंडिया के लिए राहत की खबर आई है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ECB ने BCCI के 3 दिन के सख्त क्वारंटाइन के प्रस्ताव को मान लिया है। अब विराट कोहली की टीम को इंग्लैंड में सिर्फ 3 दिन सख्त क्वारंटाइन के नियमों में गुजारना होगा। इसके बाद खिलाड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टीम इंडिया 2 जून को इंग्लैंड के लिए रवाना होगी। ऐसे में खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल से पहले प्रैक्टिस के लिए 12 दिन मिलेंगे। पहले ECB ने BCCI को 10 दिन के सख्त क्वारंटाइन के नियमों का पालन करने के लिए कहा था, जो कि 12 जून को खत्म होता। इससे खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए सिर्फ 6 दिन ही मिलते। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 18 जून से साउथ कैप्टन के द एंजिस बाउल में खेला जाएगा। दोस्तों, क्वारंटाइन नियमों को लेकर BCCI और ECB में काफी दिनों से बातचीत चल रही थी। भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमें 2 जून को इंग्लैंड के लिए रवाना होंगी। इससे पहले टीम 19 मई से 2 हफ्ते के लिए मुंबई में क्वारंटाइन है। मुंबई में BCCI ने किसी भी खिलाड़ी को प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं दी है। साथ ही समय समय पर सबकी टेस्टिंग भी की जा रही है। बोर्ड ने सख्त हिदायत दी है कि दौरे से पहले जो भी खिलाड़ी पॉजिटिव आएंगे उसे टीम से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रुका 18+ कैटेगरी का वैक्सीनेशन। CM अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को दिया सुझाव। जी हां दोस्तों, वैक्सीन की कमी के चलते देश की राजधानी दिल्ली में 18 से 44 साल की आयु वर्ग के लोगों के लिए आज टीकाकरण को रोक दिया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र द्वारा दी गई कोविड-19 वैक्सीन खत्म हो गई है, इसलिए आज से दिल्ली में युवाओं के लिए टीकाकरण बंद करना पड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि सरकार तुरंत सभी कंपनियों को वैक्सीन बनाने का आदेश दे। दोस्तों, केजरीवाल ने कहा कि आज मेरे पास एक खुशखबरी भी है और एक चिंता की भी बात है। दिल्ली में कोरोना के मामले काफी कम हुए हैं। यहां अब 2200 केस आए हैं, लेकिन खतरा अभी भी है, लिहाजा सुरक्षा उपाय अपनाना जारी रखें। हालांकि आज से हमें दिल्ली में युवाओं के लिए टीकाकरण बंद करना पड़ रहा है। केंद्र के द्वारा दी गई वैक्सीन खत्म हो गई है। हमने केंद्र को भी लिखकर बताया है, साथ ही वैक्सीन भी मांगी है। दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन डोज चाहिए, लेकिन मई में सिर्फ 16 लाख डोज मिले हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रेमडेसिविर पर WHO की रोक, प्री क्वालिफिकेशन लिस्ट से हटाया। जी हां दोस्तों, देश और दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच रेमडेसिविर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। देश में काफी समय तक रेमडेसिविर को कोरोना का कारगर इलाज माना गया। भारत में कोविड-19 मरीजों के इलाज में तो इस रेमडेसिविर का जमकर इस्तेमाल हुआ। कहा गया कि इसकी वजह से कोरोना पीड़ितों की जान बच रही है। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस रेमडेसिविर इंजेक्शन को कोरोना मरीजों के इलाज से जुड़े प्रोटोकॉल
की सूची से ही हटा दिया है। दरअसल दोस्तों, नवभारत टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक WHO ने इस इंजेक्शन को कोरोना मरीजों के इलाज से जुड़ी सूची से सस्पेंड कर दिया है, यानी कि वैश्विक संस्था ने रेमडेसिविर को अपनी प्री क्वालिफिकेशन सूची से हटा दिया है। यह फैसला लेने से पहले WHO ने कोविड मरीजों के इलाज के दौरान इसके इस्तेमाल को लेकर चेतावनी भी जारी की थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दावों के उलट भारत समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिविर का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में भी गंगाराम अस्पताल के प्रमुख डॉक्टरों में एक डॉक्टर राणा इसके कोरोना इलाज में प्रभावी होने की क्षमता पर सवाल उठा चुके हैं। देश में भी इसे कोविड इलाज की सूची से बाहर करने की चर्चा चल रही थी। इसके बाद दोस्तों, अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों, पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 16,61,45,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 34,44,000 के पार है। दोस्तों, इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, टर्की, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, कोलंबिया, पोलैंड, ईरान, मैक्सिको आदि देशों का नाम आता है। ये तमाम देश इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हैं। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों, भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 2,62,00,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 2,95,000 के पार है। दोस्तों, इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका के व्हाइट हाउस में बिना मास्क के दिखे लोग, गले मिलने का दौर हुआ शुरू। जी हां दोस्तों, व्हाइट हाउस में माहौल एक बार फिर जीवंत हो उठा है, जहां बिना मास्क लगाए हुए लोग सबसे बड़े कक्ष में हंसते मुस्कुराते दिखे। यात्रा पर आए एक राष्ट्र प्रमुख का धूमधाम से औपचारिक समारोह में हाथ मिलाकर स्वागत करते हुए और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले 94 वर्षीय बुजुर्ग को खुशी से गले लगाते देखा गया। यह सब कुछ कोविड-19 टीके की बढ़ती उपलब्धता और मास्क एवं सामाजिक दूरी पर संघीय दिशा निर्देश में हाल ही में दी गई रियायत के कारण बाइडेन प्रशासन पेनिसिल्विया एनवीओ में वैश्विक महामारी से पहले के स्वरूप एवं अनुभव को अपना रहे हैं। वेस्ट विंग के अधिक से अधिक कर्मचारी काम पर लौट रहे हैं और कई और संवाददाता ऐसे करते दिखेंगे, क्योंकि व्हाइट हाउस ने यह संदेश दे दिया है कि टीकाकरण के साथ पहले की तरह सामान्य स्थिति में लौटा जा सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है वह दिन भारत में कब आएगा जब भारत के लोग भी बिना मास्क के खुले में घूम पाएंगे और आपस में गले मिल पाएंगे, हाथ मिला पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यास चक्रवात को लेकर केंद्र की बड़ी बैठक, राज्यों की तैयारियों का लिया जायजा। जी हां दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान यास से निपटने के लिए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने शनिवार को केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की। संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों ने समिति को तूफान से बचने के लिए किए जा रहे प्रारंभिक उपायों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि निचले इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। इसके साथ ही खाद्यान्न, पेयजल और आवश्यक आपूर्ति से पर्याप्त स्टॉक की व्यवस्था की गई और बिजली, दूरसंचार जैसी सेवाओं को बनाए रखने के लिए तैयारियां की गई है। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ ने 65 टीमों को तैनात किया है और 20 और टीमें स्टैंड बाय पर है। जहाजों और विमानों के साथ थल सेना, नौसेना और तटरक्षक बल के बचाव और राहत दलों को भी तैनात कर दिया गया है। कैबिनेट सचिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि कोविड रोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और कोविड अस्पतालों और केंद्रों के कामकाज में व्यवधान से बचा जाए। उन्होंने यह भी सलाह दी कि चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों से देश के अन्य हिस्सों में ऑक्सीजन के उत्पादन और आवाजाही को बनाए रखने के लिए कदम उठाए जाएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नेपाल में सियासी उठापटक के बीच राष्ट्रपति ने संसद की भंग, नवंबर में होंगे चुनाव। दोस्तों, नेपाल में सियासी उठापटक के बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने संसद भंग करते हुए मध्यावधि चुनाव का ऐलान कर दिया। नेपाल में अब 12 से 19 नवंबर के बीच चुनाव की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने शेर बहादुर देउबा और केपी शर्मा ओली दोनों
दोनों के सरकार बनाने के दावे को खारिज कर दिया। राष्ट्रपति के द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के तहत कोई भी सरकार बनने की अवस्था न रहने की बात कहने के साथ ही सरकार ने संसद विघटन कर दिया। यह दूसरी बार है जब ओली ने संसद विघटन किया है। दिन भर हुए नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम में ओली और विपक्षी गठबंधन दोनों ने ही राष्ट्रपति के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया था, लेकिन राजनीतिक दलों के अंदरूनी खींचतान के बाद राष्ट्रपति ने देर रात दोनों पक्षों के दावे को खारिज कर दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में राज कपूर और दिलीप कुमार के पुश्तैनी घर बनेंगे म्यूजियम, सरकार ने जारी किए 2.30 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान स्थित खैबर पख्तूनख्वा सूबे की सरकार ने बॉलीवुड के महान अभिनेता राज कपूर और दिलीप कुमार की पेशावर में मौजूद पुश्तैनी हवेलियों को खरीद उन्हें संग्रहालय में तब्दील करने के लिए 2.30 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह राशि पुरातत्व विभाग ने पेशावर के उपायुक्त को सौंपी है। यह कदम दोनों हवेलियों के मौजूदा मालिकों को खरीद के लिए अंतिम नोटिस जारी करने के बाद उठाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के पुरातत्व निदेशक अब्दुस समद ने कहा है कि सरकार दोनों घरों का कब्जा लेगी और ढांचे को उसके पुराने स्वरूप में बहाल करने का कार्य शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार दोनों इमारतों को संरक्षित करेगी ताकि लोग फिल्म उद्योग में दिलीप कुमार और राजकुमार के योगदान के बारे में जान सकें। खैबर पख्तूनख्वा की सरकार ने 6.25 मरला में निर्मित राज कपूर के घर और 4 मरला में बने दिलीप कुमार के घर के लिए क्रमशः 1.50 करोड़ रुपए और 80 लाख रुपए कीमत तय की है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मरला भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जमीन की पैमाइश का पुराना पैमाना है और एक मरला 272.25 वर्ग फुट के बराबर होता है। कपूर की हवेली के मौजूदा मालिक अली कादिर ने 20 करोड़ रुपए देने की मांग की है, जबकि दिलीप कुमार के घर के मौजूदा मालिक गुल रहमान मोहम्मद ने कहा कि सरकार को बाजार की कीमत 3.50 करोड़ रुपए में यह घर खरीदना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुबई में मैरी कॉम की फ्लाइट 45 मिनट तक आसमान में लगाती रही चक्कर, 31 मुक्केबाज थे सवार। जी हां दोस्तों, नामी मुक्केबाज मैरी कॉम और भारतीय बॉक्सिंग दल के 30 अन्य सदस्यों के साथ दिल्ली से दुबई गई स्पाइस जेट की एक फ्लाइट को करीब 45 मिनट तक हवा में चक्कर लगाना पड़ा। ईंधन के लिए इमरजेंसी स्थिति घोषित करने के बाद यह फ्लाइट शनिवार सुबह दुबई हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गई। सूत्रों के मुताबिक DGCA समूचे मामले की जांच कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि कोविड-19 संबंधी पाबंदियों के कारण स्पाइस जेट ने इन मुक्केबाजों को दुबई ले जाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात सरकार से स्पेशल परमिशन ली थी। ये मुक्केबाज 24 मई से 1 जून के बीच आयोजित होने वाली एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में हिस्सा लेने गए हैं। कहा जा रहा है कि दुबई हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल में कुछ भ्रम की वजह से फ्लाइट को UAE के हवाई क्षेत्र में करीब 45 मिनट तक चक्कर काटना पड़ा कि विमान को उतारने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं। इसके बाद फ्यूल के लिए आपात स्थिति की घोषणा की गई। उड़ान SG-142 में 31 मुक्केबाज और क्रू के 6 सदस्य सवार थे। जानकारी के मुताबिक विमान ने देर रात 2:20 पर दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ान भरी और यह 6:20 पर दुबई एयरपोर्ट पहुंचा। UAE ने 25 अप्रैल से UAE के नागरिकों को छोड़कर भारत से आने वाली सभी यात्रियों पर रोक लगा दी है, लेकिन दोस्तों स्पेशल परमिशन के बाद इस विमान को उतारा गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, जानिए क्या है आज सोने और चांदी की कीमतें। दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने का भाव 119 रुपए बढ़कर 47,995 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी 258 रुपए गिरकर 17,998 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। जबकि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1877 प्रति औंस, जबकि चांदी $27.68 प्रति औंस के करीब अपरिवर्तित रही है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जय जवान जय किसान नारा कौन से नेता ने दिया था? जी हां दोस्तों, आप जानते हैं उस नेता का नाम जिन्होंने की जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।